तारीख 31 अक्टूबर 2001, जगह कोडई कनाल के पहाड़, जहां पर दो फॉरेस्ट गार्ड्स मुरुगेसन और रमन अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटीज कर रहे थे कि तभी अचानक से उन लोगों को एक आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है। उस आदमी के शरीर पर जो कपड़े थे उनको देखकर उन लोगों को ये अंदाजा तो लग गया था कि ये डेड बॉडी किसी लोकल आदमी की तो नहीं हो सकती। जिसके बाद वो दोनों ये इन्फॉर्मेशन पास के पुलिस स्टेशन में दे देते हैं और फिर कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आते हैं और उस बॉडी की जांच करते हैं। जांच करने के बाद वो लोग उस बॉडी का पोस्टमार्टम करवा कर उसको दफना देते हैं और फिर जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो उसके हिसाब से उस आदमी को गला दबाकर मारा गया था। ये चीज़ सामने आने के बाद इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया जाता है और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो ये जो डेड बॉडी मिली थी इसका कनेक्शन तमिलनाडु के एक बिजनेसमैन और दुनिया भर में डोसा किंग के नाम से मशहूर पी राजगोपाल के साथ जोड़ा गया। पी राजगोपाल एक काफ़ी सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चेन सरवन भवन के मालिक हैं, जिसकी 33 से भी ज़्यादा ब्रांचेस तो सिर्फ इंडिया के अंदर हैं और इंडिया के अलावा भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ जैसे सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भी ना जाने कितनी कंट्रीज़ के अंदर इसकी ब्रांचेस हैं। लेकिन सवाल ये था कि क्यों उस डेड बॉडी का कनेक्शन पी राजगोपाल के साथ जोड़ा गया और आखिर कैसे एक गरीब से परिवार में जन्मा बच्चा पूरी दुनिया में डोसा किंग के नाम से मशहूर हो गया। इस पूरी कहानी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। भारत के आज़ाद होने से ठीक 10 दिन पहले यानी 5 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पुनईयड़ी में राजगोपाल का जन्म होता है। यह गांव इतना छोटा था कि ना तो वहां पर कोई बस स्टॉप था और ना ही कोई आसपास रेलवे स्टेशन था। राजगोपाल का परिवार नादर कम्युनिटी से बिलोंग करता था और उसका परिवार ज़्यादा अमीर भी नहीं था। उसके पिताजी प्याज बेचने का काम करते थे और आसपास के जितने भी गाँव थे वहाँ पर जाकर प्याज बेचा करते थे। राजगोपाल हमेशा से ही अमीर और बड़ा आदमी बनना चाहता था और उसको लगता था कि ये जो उसका अमीर और बड़ा आदमी बनने का सपना है ये इस छोटे से गांव पुनईयड़ी में रहकर तो कभी पूरा नहीं होगा। जिसकी वजह से सिर्फ 12 साल की उम्र में वो अपने पिताजी की जेब से कुछ पैसे चुराता है और गांव छोड़कर भाग जाता है और साथ ही ये कसम खाता है कि जब तक अपनी जिंदगी में वो कुछ अचीव नहीं कर लेगा तब तक वो गांव वापस नहीं आएगा। अपने गांव से वो तमिलनाडु के सबसे बड़े शहर चेन्नई आ गया था, जहां पर वो अगले आने वाले कई साल तक काफी सारी छोटी मोटी जॉब्स करता है। चेन्नई आने के बाद सिर्फ 9 साल के अंदर अंदर उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सके और अपना खुद का बिजनेस करना उसका हमेशा से एक सपना भी था। और 21 साल की उम्र में चेन्नई के कोडम्बाकम एरिया में वो अपनी एक ग्रोसरी स्टोर ओपन करता है और अपने ग्रोसरी स्टोर का नाम रखता है मुरुगन। उसकी दुकान का जो स्लोगन था वो था क्वालिटी हाई क्वालिटी, और जो मुरुगन नाम उसने रखा था वो इसलिए रखा था क्योंकि वो मुरुगन भगवान को काफ़ी ज़्यादा मानता था। उसी साल राजगोपाल शादी भी करता है और उसकी वाइफ का नाम वल्ली अमल था और शादी के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी मेहनत से मन लगाकर अपनी दुकान पर दिन भर काम करते थे, जिसकी वजह से उनकी दुकान भी काफ़ी अच्छी चलने लगी और कुछ टाइम बाद ही वो अपनी दुकान की एक और ब्रांच खोल देता है चेन्नई के केके नगर इलाके में। राजगोपाल की लाइफ में इस पॉइंट पर सब कुछ ठीक चल रहा था, उसकी दोनों दुकानें भी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं थी जैसे हम लोगों को नहीं होती। साथ ही राजगोपाल काफ़ी अंधविश्वासी किस्म का आदमी भी था और अपने काम को लेकर ज्योतिषों वगैरह से मिलता रहता था। और एक बार एक ज्योतिष ने उसको कहा था कि कोई ऐसा काम करो जिसमें आग का इस्तेमाल किया जाए। इस चीज़ के बारे में राजगोपाल काफ़ी टाइम तक सोचता है लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं आता। और फिर एक बार वो अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी एक ग्राहक आता है और बातों बातों में राजगोपाल को बोलता है कि उसको कम से कम 5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। ग्राहक की ये बात सुनकर राजगोपाल को आइडिया आता है कि एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला जाए जहां पर लोग अपने परिवार के साथ आकर अच्छा खाना खा सकें। और फाइनली 14 दिसंबर 1981 को चेन्नई के केके नगर इलाके में वो अपना पहला रेस्टोरेंट खोलता है और अपने रेस्टोरेंट का नाम रखता है सरवन भवन, क्योंकि मुरुगन भगवान का एक दूसरा नाम सरवन भी है और इसीलिए राजगोपाल अपने रेस्टोरेंट का नाम सरवन भवन रखता है। अगर आज की बात की जाए तो सरवन भवन एक काफ़ी सक्सेसफुल रेस्टोरेंट है और दुनिया भर में इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन इस रेस्टोरेंट की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी, बल्कि शुरुआत के कई महीनों में तो इन लोगों को उस टाइम पर 10,000 रुपये पर मंथ तक का लॉस हुआ था। और उस टाइम में इतना नुकसान उठा पाना किसी भी रेस्टोरेंट के लिए आम बात नहीं थी। और इस चीज़ को देखते हुए राजगोपाल का एक एसोसिएट उसको सलाह देता है कि उसके जितने भी वर्कर्स हैं उनमें से कुछ लोग अपने गांव से भागे हुए हैं और सब लोग ऐसे ही छोटे मोटे लोग हैं, तो उनको अगर कम से कम तनख्वाह भी दी जाए तब भी वो लोग काम छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास कोई और चारा है ही नहीं। नुकसान में रहने के बावजूद भी वो अपने स्टाफ मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरीज पे करता है और साथ ही उसने काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिट्स भी इंट्रोड्यूस किए थे अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए जो उस टाइम में तो छोड़ो आज के टाइम में भी कोई नहीं देता। जैसे हर स्टाफ मेंबर के 2 बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देना,
फ्री लाइफ इंश्योरेंस और पूरे परिवार के लिए त्योहार पर नए कपड़े देना। राजगोपाल के सारे स्टाफ मेंबर्स उससे काफ़ी खुश थे और पूरा मन लगाकर मेहनत से काम करते थे और उनकी इस मेहनत की वजह से रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाने लगा। राजगोपाल के सारे स्टाफ मेंबर्स उसकी काफ़ी इज्जत करते थे और उसको अन्नाची बुलाते थे, जिसका मतलब है बड़ा भाई। पूरा स्टाफ राजगोपाल पर हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए रिलाई करता था, यहाँ तक कि उनके नेल कटर और हेयर कटिंग के पैसे भी राजगोपाल खुद पे करता था। लेकिन कहीं ना कहीं राजगोपाल का सारा स्टाफ उसके एहसानों के नीचे दबने लगा था और उससे काफ़ी ज़्यादा डरने भी लगा था। और इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है उसकी सेकंड बीवी रेणु का, जो कि उसके ही रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक शेफ की बीवी हुआ करती थी। लेकिन वो राजगोपाल के एहसानों के नीचे इतना दबा हुआ था और राजगोपाल से इतना डरता था कि डर के मारे उसने अपनी बीवी ही राजगोपाल को सौंप दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शेफ अकेला नहीं था जिसकी जिंदगी राजगोपाल की वजह से तबाह हुई थी। चेन्नई से लगभग 400 किलोमीटर दूर एक जगह है वेदारण्यम, जहां पर एक परिवार रहा करता था जिसमें 4 लोग थे। उस परिवार में एक माँ थी, एक बाप था, एक 14-15 साल की लड़की थी और एक उस लड़की का छोटा भाई था। उस 14-15 साल की लड़की का नाम जीव ज्योति था और उसके परिवार पर बिजनेस में नुकसान होने की वजह से लगभग 3 लाख रुपए का कर्ज था। और उस कर्जे से छुटकारा पाने के लिए जीव ज्योति के पिताजी चेन्नई आते हैं जॉब की तलाश में कि कहीं उनको अच्छी सी जॉब मिल जाए और वो जो कर्जा है उससे पूरा परिवार मुक्त हो जाए। जीव ज्योति के पिताजी को सरवण भवन की के नगर वाली ब्रांच में जॉब मिल जाती है और राजगोपाल हमेशा से ही अपने स्टाफ की मदद तो करता ही था, तो वो जीव ज्योति के पिताजी को फ्री में रेस्टोरेंट के पास ही रहने के लिए घर भी दे देता है। फ्री में रहने के लिए घर मिलने के बाद पूरा परिवार वेदारण्यम से चेन्नई मूव हो जाता है। जीव ज्योति की उम्र उस टाइम लगभग 15 साल थी और वो हर चीज़ में अच्छी थी, पढ़ाई में, लिखाई में, काम करने में, हर चीज़ में अच्छी थी। लेकिन जीव ज्योति का भाई पढ़ाई में थोड़ा वीक था और बाकी के सब्जेक्ट्स में तो वो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन मैथ्स में वो कुछ ज़्यादा ही वीक था। और इस चीज़ से परेशान होकर उसके पेरेंट्स उसके लिए एक मैथ ग्रेजुएट प्रिंस शांता कुमार को बुलाते हैं ताकि वो उसको मैथ की ट्यूशन्स दे सके। ट्यूशन क्लासेस के बाद से बच्चे के मैथ में अच्छे नंबर आने लगे, जिसकी वजह से प्रिंस शांता कुमार से पूरा परिवार इम्प्रेस था। और अगर मैं जीव ज्योति की बात करूं तो वो तो कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस थी, क्योंकि जीव ज्योति और प्रिंस की लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये चीज़ राजगोपाल को काफ़ी ज़्यादा खटकती है और वो जीव ज्योति के परिवार को बोलता है कि तुम लोग प्रिंस शांता कुमार की ट्यूशन क्लासेस बंद करवाओ और उसको घर पर आने से भी मना कर दो। लेकिन जब जीव ज्योति के परिवार ने ऐसा करने से मना कर दिया तो राजगोपाल ने उनको घर से निकाल दिया और जीव ज्योति के पिताजी की जॉब भी छीन ली। प्रिंस शांता कुमार को जीव ज्योति के घर पर आने से रोकने के पीछे का रीजन ये नहीं था कि राजगोपाल जीव ज्योति की सेफ्टी को लेकर कंसर्न था, बल्कि जीव ज्योति पर राजगोपाल की खुद की नज़र थी और वो प्रिंस से काफ़ी ज़्यादा जेलस भी था। जॉब जाने के बाद जीव ज्योति के पिताजी मलेशिया चले जाते हैं काम करने के लिए और बाकी का परिवार चेन्नई में ही रह जाता है। 28 अप्रैल 1998 को जब जीव ज्योति 18 साल की थी वो घर से भाग जाती है और प्रिंस शांता कुमार से शादी कर लेती है। शादी के बाद जीव ज्योति और प्रिंस चेन्नई से थोड़ी ही दूरी पर बसा एक गांव कोटीवाकम में रहने लग जाते हैं। अगले 2-3 साल तक जीव ज्योति और प्रिंस की जिंदगी आराम से चलती है। साल 2001 में जीव ज्योति एक ट्रैवल एजेंसी खोलती है और प्रिंस भी उसमें पूरी तरह से सपोर्ट करता है। लेकिन उन लोगों ने ट्रैवल एजेंसी खोल तो ली थी, लेकिन सिचुएशन ये थी कि उन लोगों के पास इनफ फंड्स नहीं थे उसको कंटिन्यू करने के लिए। उन लोगों के पास कोई कोलैटरल भी नहीं था जिससे बैंक से लोन मिल सके। जिसके बाद जीव ज्योति अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ बोलती है कि वो ज़्यादा किसी को तो नहीं जानती, लेकिन शायद एक आदमी है जो उनकी मदद कर सके। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राजगोपाल ही था। जीव ज्योति की माँ राजगोपाल से बात करती है लोन के लिए और राजगोपाल लोन देने के लिए अग्री तो हो जाता है, लेकिन वो जीव ज्योति के सामने 2 कंडीशंस रखता है। पहली कंडीशन तो ये कि जीव ज्योति को लोन इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा और दूसरी कंडीशन ये कि जब भी एक इंस्टॉलमेंट दी जाएगी तो जीव ज्योति को पूजा पाठ और कुछ क्रियाक्रम करने पड़ेंगे जो कि चेन्नई से लगभग 150 किलोमीटर दूर वेल्लोर में होंगे। जीव ज्योति उन दोनों कंडीशंस को मान जाती है और शर्त के हिसाब से जीव ज्योति अगले आने वाले 5 शुक्रवार को लगातार वेल्लोर में जाती है और पूजा पाठ करती है। और जब भी पूजा पाठ खत्म होता राजगोपाल जीव ज्योति को एक इंस्टॉलमेंट थमा देता। पहले 2 शुक्रवार को तो राजगोपाल ने उसको नगद 50-50 हज़ार रुपए दिए और 5वें शुक्रवार को तो उसको 5 लाख रुपए का चेक दिया। और जो ये पूजा पाठ राजगोपाल ने जीव ज्योति से करवाया था, इसके पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि जब जीव ज्योति की माँ ने राजगोपाल के साथ लोन को लेकर बात की थी
तो उस दौरान राजगोपाल एक ज्योतिष से मिला था और उस ज्योतिष ने राजगोपाल को बताया था कि अगर वो जीव ज्योति से शादी कर ले और उसको अपनी तीसरी बीवी बना ले तो उसकी जिंदगी में सफलता की कोई भी सीमा नहीं होगी और वो इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। और ये जो पूजा पाठ वगैरह राजगोपाल ने जीव ज्योति से करवाया था ये उसी ज्योतिष के कहने पर करवाया था। हालांकि जीव ज्योति और प्रिंस ने अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू तो काफी पहले कर दी थी, लेकिन उन लोगों के पास लोन का पैसा मिलने से पहले कोई ऑफिस नहीं था। और जब राजगोपाल ने उनको पैसे दिए और उसके बाद उन्होंने अपना ऑफिस खोला तो उस ऑफिस का उद्घाटन 23 अगस्त 2001 को किया गया और उस ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए एज अ चीफ गेस्ट भी राजगोपाल को बुलाया गया। उन लोगों की ट्रैवल एजेंसी खुले हुए ढंग से 1 महीना भी नहीं हुआ था कि जीव ज्योति की तबीयत 20 सितंबर 2001 के दिन अचानक से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। जीव ज्योति हॉस्पिटल में अपने बेड पर लेटी थी और डॉक्टर्स उसका चेकअप वगैरह कर रहे थे कि तभी राजगोपाल अपने डॉक्टर्स के साथ हॉस्पिटल में घुस जाता है और सीधा जीव ज्योति के कमरे में जाता है और उसके डॉक्टर्स वहां पर जीव ज्योति की रिपोर्ट्स वगैरह देखने लगते हैं और राजगोपाल को बताते हैं कि जीव ज्योति को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। जिसके बाद राजगोपाल जबरदस्ती जीव ज्योति को वहां से डिस्चार्ज करवाता है और दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और वहां के डॉक्टर्स जीव ज्योति को बोलते हैं कि उसको कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि उसके हस्बैंड प्रिंस को आना होगा एक सीमन टेस्ट के लिए। वो लोग जबरदस्ती प्रिंस को घर से उठाते हैं और उसका सीमन टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट के बाद डॉक्टर्स प्रिंस को बोलते हैं कि शायद वो HIV पॉजिटिव है और उसको एक और मेडिकल टेस्ट कराना होगा और साथ ही ये भी बोलते हैं कि जब तक उस मेडिकल टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक प्रिंस और जीव ज्योति एक दूसरे से दूर ही रहें। अगले दिन राजगोपाल जीव ज्योति को फोन करता है और उसको बोलता है कि प्रिंस HIV पॉजिटिव है और प्रिंस उस पर काला जादू कर रहा था ताकि उसको ग्लैमरस बनाकर मूवीज में उतार कर वो खुद पैसे कमा सके। ये सुनकर जीव ज्योति बोलती है कि ये सब बकवास बातें हैं और ऐसी बकवास करना बंद करो और ये कहकर जीव ज्योति फोन काट देती है। लेकिन इससे राजगोपाल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए राजगोपाल जीव ज्योति के पूरे परिवार को इकट्ठा करता है और अपने साथ लेकर आधी रात को जीव ज्योति और प्रिंस के घर पर पहुंच जाता है और वहां जाकर सब पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हारी बेटी को बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, लोग मेरे फ़ोन का वेट करते हैं और ये मेरा फ़ोन काट देती है और हमेशा बदतमीजी से बात करती है। और इस पॉइंट पर वो जीव ज्योति और प्रिंस को 2 दिन का टाइम देता है ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि या तो जीव ज्योति राजगोपाल से शादी करके उसकी तीसरी बीवी बन जाए या फिर इस चीज़ का जो खामियाजा है वो भुगतने के लिए रेडी हो जाए। ये बोलकर राजगोपाल वहां से निकल जाता है और इसके बाद जीव ज्योति और प्रिंस अपना सारा सामान वामान पैक करते हैं और चेन्नई छोड़कर भागने का प्लान करते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग भागने की कोशिश करते हैं राजगोपाल के आदमी उनको पकड़ लेते हैं और उन दोनों को पकड़कर अशोकनगर के एक गोडाउन में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर राजगोपाल अपने और आदमियों के साथ आता है और प्रिंस को बुरी तरह से मारता है और जब प्रिंस जीव ज्योति से मदद मांगता है तो राजगोपाल उसको और पीटता है और बोलता है कि खबरदार अगर तुमने जीव ज्योति को हाथ भी लगाया। और बुरी तरह से मारने पीटने के बाद राजगोपाल प्रिंस को 1 हफ्ते का टाइम देता है चेन्नई छोड़कर भाग जाने का। साथ ही जीव ज्योति को भी 7 दिन का टाइम देता है राजगोपाल से अपनी शादी के बारे में सोचने का। अगले दिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। राजगोपाल का एक आदमी डैनियल जिसने राजगोपाल के साथ मिलकर प्रिंस को मारा भी था वो जीव ज्योति को फोन करता है, लेकिन उसने फोन जीव ज्योति को डराने धमकाने के लिए नहीं बल्कि जीव ज्योति की मदद करने के लिए किया था। वो बार बार अपने बर्ताव के लिए जीव ज्योति और प्रिंस से माफ़ी मांगता है और वो बोलता है कि लोकल पुलिस के पास मत जाना बल्कि चेन्नई पुलिस कमिश्नर के पास जाओ और राजगोपाल की एक कंप्लेन फाइल करो। उस टाइम के दौरान जीव ज्योति और प्रिंस के घर के आसपास राजगोपाल के काफ़ी सारे आदमी थे, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से बच बचाकर पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं और राजगोपाल के खिलाफ एक 30 पेजेस की कंप्लेन फाइल करते हैं। कंप्लेन फाइल करने के बाद जीव ज्योति कई दिन तक वेट करती है कि पुलिस कुछ एक्शन लेगी, लेकिन जब पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती तो जीव ज्योति डैनियल को फ़ोन करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मीटिंग किसी एक रिपोर्टर के साथ करवाए। और फिर कुछ टाइम बाद डैनियल जीव ज्योति को फ़ोन करता है और बोलता है कि उसने बड़ी मुश्किल से एक अपॉइंटमेंट फिक्स की है एक रिपोर्टर के साथ। वो जीव ज्योति को बोलता है कि वो एक टैक्सी ले और चेन्नई पौंडीचेरी हाईवे की तरफ चली जाए, वो रिपोर्टर उसको वहीं पर मिलेगा। डैनियल ने जैसा बताया था जीव ज्योति ठीक वैसा ही करती है। वो एक टैक्सी लेती है और डैनियल की बताई हुई लोकेशन पर जा रही होती है कि तभी अचानक से 2 एम्बेसडर कार्स आती हैं और उनका रास्ता ब्लॉक कर देती हैं। एक गाड़ी में से राजगोपाल के कुछ आदमी निकलते हैं और उनके हाथों में चाकू थे और वो जीव ज्योति और प्रिंस को बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं और दूसरी गाड़ी में से खुद डैनियल निकलता है।
डैनियल जबरदस्ती प्रिंस को अपनी गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है और जो बाकी के लोग थे वो जीव ज्योति को राजगोपाल के पास ले जाते हैं। दरअसल राजगोपाल ने डैनियल को 5 लाख रुपए दिए थे प्रिंस को जान से मारने के लिए, लेकिन प्रिंस की हालत देखकर डैनियल को उस पर काफी तरस आता है और वो उसको जान से नहीं मारता और उसको चेन्नई छोड़कर भाग जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ राजगोपाल जीव ज्योति को वो रिपोर्ट दिखाता है जो जीव ज्योति ने राजगोपाल के खिलाफ लिखवाई थी और जीव ज्योति की आंखों के सामने ही उस रिपोर्ट के वो 2 टुकड़े कर देता है और साथ ही ये बोलता है कि जीव ज्योति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर राजगोपाल जीव ज्योति को कुछ तांत्रिकों के पास ले जाता है। जब जीव ज्योति प्रिंस के बारे में पूछती है तो राजगोपाल बोलता है कि प्रिंस हमारे पीछे वाली गाड़ी में है और जब जीव ज्योति पीछे मुड़कर देखती है तो उनके पीछे कोई गाड़ी थी ही नहीं। इस टाइम पर राजगोपाल को लग रहा था कि डैनियल ने प्रिंस को जान से मार दिया होगा, लेकिन जो सच्चाई थी अभी तक उसको वो नहीं पता थी। राजगोपाल उन तांत्रिकों को बोलता है कि जीव ज्योति के सिर से प्रिंस का भूत उतारो और फिर वो तांत्रिक जीव ज्योति पर जादू टोना करते हैं। अगले दिन राजगोपाल जीव ज्योति को उसके घर पर छोड़ देता है और इस पॉइंट पर जीव ज्योति को प्रिंस के बारे में कोई भी खबर नहीं थी। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है, जीव ज्योति का फोन बजता है और फोन की दूसरी तरफ प्रिंस था। वो जीव ज्योति को बताता है कि राजगोपाल ने डैनियल को प्रिंस को जान से मारने के लिए बोला था, लेकिन प्रिंस की हालत पर तरस खाकर डैनियल ने उसको जान से नहीं मारा और चेन्नई छोड़कर भाग जाने के लिए बोल दिया। जीव ज्योति प्रिंस को वापस आने के लिए बोलती है, लेकिन प्रिंस बोलता है कि मैं बड़ी मुश्किल से जिंदा बचा हूं और तुम ही भागकर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती। जिसके जवाब में जीव ज्योति बोलती है कि यहाँ पर राजगोपाल के आदमी हर तरफ फैले हैं और यहाँ से निकल पाना पॉसिबल नहीं है। वो बोलती है कि हम लोग अन्नाची के पैर पकड़ेंगे और उनसे माफी मांग लेंगे, तुम किसी तरह से वापस आ जाओ। और काफी देर तक सोच विचार करने के बाद वो अग्री हो जाता है वापस आने के लिए। फिर प्रिंस चेन्नई वापस आता है और जीव ज्योति प्रिंस को अपने साथ लेकर राजगोपाल के पास जाती है उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगने के लिए। प्रिंस को जिंदा देखकर राजगोपाल को काफी बड़ा शौक लगता है और साथ ही डैनियल पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है, जिसके बाद वो प्रिंस और जीव ज्योति को अपने ऑफिस के एक कमरे में कैद कर लेता है और डैनियल को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि उसने प्रिंस को कैसे मारा। इस सवाल के जवाब में डैनियल उसको एक ऑस्कर विनिंग स्क्रिप्ट सुनाने लगता है। वो बोलता है कि उसने पहले प्रिंस के कपड़े उतारे और फिर उसको नंगा करके एक चलती हुई ट्रेन के आगे फेंक दिया। और फिर राजगोपाल डैनियल को उस कमरे में लेकर जाता है जहां पर उसने जीव ज्योति और प्रिंस को रखा हुआ था और प्रिंस को वहां पर देखकर डैनियल को शौक तो लगा ही था, लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा डरने भी लगा था। उसके डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे थे। राजगोपाल डैनियल को काफी गुस्से से देखता है, साथ ही उसको बुरी तरह से डांटता है। डैनियल को डांटने के बाद वो जीव ज्योति और प्रिंस की तरफ बढ़ता है। वो एक ब्लैंक पेपर लेता है और उस पर जीव ज्योति और प्रिंस से जबरदस्ती साइन करवाता है ताकि उस पेपर पर वो एक स्टेटमेंट लिख सके और वो स्टेटमेंट जाकर पुलिस स्टेशन में दे सके कि जीव ज्योति और प्रिंस ने अपनी स्टेटमेंट्स विड्रॉ कर ली हैं। फिर वो प्रिंस को अपने ऑफिस में लॉक कर देता है और जीव ज्योति को अपने साथ लेकर जाता है उन्हीं तांत्रिकों के पास जहां पर वो पहले गया था। वापस लौटकर वो प्रिंस को भी अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाता है और साथ ही उसके कुछ और आदमी भी दूसरी गाड़ियों में उसके साथ एक ऐसी जगह पर जाते हैं जो कि बिल्कुल सुनसान थी और हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। वहां पहुंचकर वो प्रिंस को गाड़ी से बाहर निकालता है और डैनियल को बोलता है ईवना मुड़ी चुड़ूंगे, यानी इसको जान से मार दो। और साथ ही डैनियल को यह भी बोलता है कि अगर अब की बार तूने इसको नहीं मारा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये आखिरी बार था जब जीव ज्योति और प्रिंस ने एक दूसरे को देखा था। ये बोलकर राजगोपाल जीव ज्योति को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है और एक ज्योतिष के पास पहुंचता है। वो ज्योतिष जीव ज्योति की कुंडली देखता है और ये बोलता है कि प्रिंस और जीव ज्योति के सितारे तो कभी मिलते ही नहीं थे और प्रिंस कभी जीव ज्योति से शादी करने के लायक था ही नहीं। फिर वहां से राजगोपाल जीव ज्योति को अपने साथ लेकर एक पंडित के पास पहुंचता है और वो पंडित फटाफट से कुछ क्रियाक्रम करता है और जीव ज्योति के गले में एक माला डाल देता है और उस माला के बारे में जीव ज्योति को कोई भी आइडिया नहीं था और उसको अभी भी यही उम्मीद थी कि शायद डैनियल पिछली बार की तरह इस बार भी प्रिंस को जिंदा छोड़ दे। और इसी उम्मीद में जब जीव ज्योति अपने घर पहुंचती है तो वो काफी टाइम तक प्रिंस की कॉल का वेट करती है, लेकिन जब वो उस माला के बारे में अपनी माँ से पूछती है तो उसकी माँ बताती है कि उस पंडित ने राजगोपाल और जीव ज्योति की शादी करा दी है और साथ ही प्रिंस का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। ये सुनकर जीव ज्योति काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर देती है और उसके जो परिवार वाले थे वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और सोचते हैं कि हम लोग इस तरह से हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही होगा। वो लोग किसी तरह से राजगोपाल से बचकर अपने गांव वेदारण्यम चले जाते हैं और जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उनको चेन्नई के कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखाई देते हैं जो कि जीव ज्योति की तलाश में थे।
जीव ज्योति का परिवार उनको पूरी बात बताता है, जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि तुम डरो मत, एक एफआईआर कराओ राजगोपाल के खिलाफ और हम लोग सब देख लेंगे। फिर जीव ज्योति चेन्नई में एक एफआईआर दर्ज कराती है और उसके बाद गिरफ्तारी शुरू होती है। राजगोपाल के जितने भी आदमी इस चीज में इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग डैनियल, उन सबको अरेस्ट किया जाता है और राजगोपाल ट्राई करता है अपने कनेक्शंस यूज करने का, लेकिन इस बार पुलिस जीव ज्योति के साथ खड़ी थी और राजगोपाल फिर खुद ही सरेंडर कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस बार डैनियल स्क्रिप्टेड नहीं बल्कि असली कहानी बताता है कि किस तरह से उसने प्रिंस को मारा और उसकी बॉडी को कोडाई कनाल के पहाड़ों में डंप कर दिया। पुलिस बॉडी को ढूंढने की काफी कोशिश करती है लेकिन किसी को बॉडी नहीं मिलती और फिर कुछ टाइम बाद जब मुरुगेसन और रमन जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन लोगों को अचानक से प्रिंस की बॉडी दिख जाती है। जनवरी 2003 में इस केस का ट्रायल शुरू होता है और ट्रायल के दौरान राजगोपाल की पहली बीवी वल्ली अमल, जिसके साथ राजगोपाल ने काफ़ी टाइम से बात तक नहीं की थी, वो बोलती है कि राजगोपाल के ऊपर काफ़ी लोगों की जिम्मेवारी है तो प्लीज़ इसको बेल दे दो। राजगोपाल कई बार जीव ज्योति को पैसे और जॉब भी ऑफर करता है सरवन भवन में, लेकिन जीव ज्योति इस चीज की उल्टा कंप्लेन कर देती है और इस चीज की वजह से राजगोपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। साल 2004 में एक सेशन कोर्ट राजगोपाल को 10 साल की सजा सुनाता है और साथ ही उस पर 50 लाख रुपए जुर्माना भी लगाता है, लेकिन जीव ज्योति और चेन्नई पुलिस को ये चीज मंजूर नहीं थी और इसके खिलाफ वो लोग मद्रास हाई कोर्ट में अपील करते हैं और साल 2009 में राजगोपाल पर मर्डर के चार्जेस लगते हैं और उसको उम्र कैद सुनाई जाती है। लेकिन राजगोपाल बिना देर किए सुप्रीम कोर्ट जाता है बेल मांगने के लिए अपनी हेल्थ कंडीशंस का बहाना देकर और सुप्रीम कोर्ट भी उसको तुरंत बेल दे देता है, ये बोलकर कि उसको तब तक जेल नहीं जाना होगा जब तक इस केस की कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती और कार्रवाई खत्म होने में पूरे 10 साल लग जाते हैं। 29 मार्च 2019 को इस केस की कार्रवाई खत्म होती है और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि राजगोपाल को अपनी सजा पूरी करनी होगी, लेकिन इस टाइम पर राजगोपाल की उम्र 72 साल थी और उसको डायबिटीज भी थी और उसकी तबीयत इस टाइम सच में काफी ज्यादा खराब थी। सरेंडर करने से 4 दिन पहले वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा लेता है और उसके लॉयर्स कोर्ट में अपील करते हैं कि उसके सरेंडर को डिले कर दिया जाए, लेकिन सेम डे उसको चेन्नई के सरकारी हॉस्पिटल के कन्विक्ट वार्ड में भर्ती कराया जाता है। 15 अप्रैल 2019 के दिन राजगोपाल को एक हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि जिस दिन वो मरे उसके रेस्टोरेंट की जितनी भी ब्रांचेस हैं पूरी दुनिया भर में वो सारी की सारी खुली रहें। बेचारी जीव ज्योति, जिसने राजगोपाल की वजह से अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहा था और काफी स्ट्रगल के बाद राजगोपाल को उम्र कैद की सजा सुनवाई थी, उसके जख्म वैसे के वैसे ही रह गए क्योंकि राजगोपाल अपनी सजा पूरी किए बिना ही मर गया। जीव ज्योति बताती है कि जब तक वो जिंदा है वो ये चीज कभी नहीं भूल सकती कि राजगोपाल ने उसके साथ क्या किया है। इस पूरे केस के दौरान सरवन भवन के स्टाफ मेंबर्स राजगोपाल के साथ खड़े थे और आज भले ही राजगोपाल का सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन सरवन भवन के लोग आज भी राजगोपाल को किसी भगवान से कम नहीं समझते।